Hello everyone. This is CA Nitin Gupta, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final. फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम रिवाइज करेंगे कुछ SA थ्रू दी MCQs. So MCQ on SA 700, 701, 705, 706 and 710. 720 कवर नहीं किया बिकॉज मैं चाहता हूं कि सेशन इंटर और फाइनल दोनों वाले बच्चों के लिए यूजफुल रहे. तो इंटर वाले बच्चों के सिलेबस में 720 नहीं होता, दैट इज वाई 720 में यहां पर कवर नहीं कर रहा. 720 पर फाइनल वाले बच्चों के लिए मैं एक सेपरेट सेशन बना दूंगा. तो सेशन रेलिवेंट रहेगा बच्चों के लिए, चाहे आप इंटर में हैं या फाइनल में हैं. और चैनल पे अगर आप नए हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा. एग्जाम तक आने तक बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपकी ऑडिट की प्रिपरेशन को लेकर, चाहे आप इंटर में हैं या फाइनल में हैं, आपको इसी चैनल पर मिलने के लिए जा रहा है. ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम का, वहां पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन ऑफ एमसीक्यू ऑन SA 700 सीरीज. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे ध्यान से. इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट. लेकिन ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा, किन किन बातों को बेसिकली कंसीडर करते हुए चलेगा. फर्स्ट वन इज whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, कि क्या उसको sufficient appropriate audit evidence मिले या नहीं मिले. Second, whether uncorrected misstatements are material individually or in aggregate. ये SA 450 का रेफरेंस से आ गया कि जो मुझे गलतियां मिलती हैं और मैं मैनेजमेंट को बताता हूं और वो सही नहीं करता तो उनको मैं एग्रीगेट करता हूं, और उन एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट क्या ये मैटेरियल बन रही हैं नहीं बन रही. हम इवेल्युएट करते हैं उनके अकाउंटिंग एस्टिमेशन को, अकाउंटिंग पॉलिसीज को. तो अपनी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखता है, तो तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं. उम्मीद कर रहा हूं बच्चे कि आपने सही ऑप्शन निकाल लिया होगा. द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. चलिए देखो, मैं यहाँ पे ये लाइव सेशन तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि जब ये आप ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद MCQs को बेसिकली आप देख रहे होंगे, तो प्लीज अपना आंसर जितना जल्दी हो सके उतना आंसर निकालिए. थोड़ा बहुत मैं टाइम दे दूंगा आपको सोचने के लिए, बट ज्यादा टाइम नहीं दे सकता बिकॉज मुझे कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपका करवाना है. इन ऑर्डर टू फॉर्म द ओपिनियन द ऑडिटर शैल कंक्लूड एज टू वेदर द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, कुछ लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात करेंगे, अबाउट वेदर the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error. तो which level of assurance हम ऑडिट के अंदर लेते हुए चलते हैं. एक हिंट दे रहा हूं, SA 200 के अंदर एक लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात की गई है. that auditor shall obtain a level of assurance to conclude whether the statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error. तो किस लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात की जाती है ऑडिट के अंदर? आंसर इज रीजनेबल एश्योरेंस. जो एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो होता है, बट अपने आप में एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता. अगर हम एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात करते हैं तो बेसिकली बेटा हम वहां पर गारंटी की बात करेंगे, जबकि मुझे पता है कि ऑडिटर एक गारंटर नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, ऑडिट रिस्क होता है, जिसकी वजह से 1% ही सही मेरी ओर से एक गलत ओपिनियन जा सकती है. So auditor shall obtain a reasonable level of assurance as to whether financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error. So correct answer is reasonable assurance. Option is A. Which of the following is not a type of modified opinion? तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, there are basically two types of opinion. First one is unmodified and the second one is modified. मेरी बात को प्लीज ध्यान से आप सुनना, बिकॉज अगले कुछ MCQs इस कंसेप्ट के बेस पर आप अपने आंसर निकाल पाओगे. मॉडिफाइड ओपिनियन कब जाती है? दो परिस्थितियां हैं, इनमें से कुछ भी होगा ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगी. फर्स्ट वन इज if on the basis of audit evidence is obtained the auditor concludes that financial statement are not free from material misstatement, that is material misstatement exists in the financial statement, or auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on material item या items of the financial statement and the possible effect की बात करेंगे कि परवेसिव हो भी सकता है और नहीं भी. चलिए बात करते हैं कि अगर material misstatement है
तो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट कैसा है कि परवेसिव है या परवेसिव नहीं है। अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो परवेसिव नेचर की होती है, सर ये परवेसिव का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, दैट इज समथिंग विच इज इफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, उसे मैं बोलता हूं कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक परवेसिव इफेक्ट जा रहा है। तो अगर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव नेचर की होती है तो एडवर्स जाता है। मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट परवेसिव नेचर की नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाती है। मैटेरियल आइटम पर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे और पॉसिबल इफेक्ट परवेसिव है, यहां पर वर्ड चलता है पॉसिबल इफेक्ट। पॉसिबल इफेक्ट अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल इफेक्ट परवेसिव नहीं है, मैटेरियल आइटम पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है लेकिन पॉसिबल इफेक्ट परवेसिव नहीं है, तब उस केस में आपकी ओर से ओपिनियन जाती है क्वालिफाइड। So basically there are three types of modified opinion: adverse opinion, qualified opinion and disclaimer of opinion. So which of the following is not a type of modified opinion? Qualified opinion, it is a modified opinion. Adverse opinion, it is a modified opinion. Disclaimer of opinion, ये भी एक modified opinion है. So answer is D, none of these. Number 4, the auditor shall express which opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that misstatement individually or in aggregate material plus pervasive both. तो material misstatements हैं, pervasive जा रही हैं, तो आपकी ओर से कौन सी ओपिनियन जाएगी? सर आंसर इज ए, इट इज एडवर्स ओपिनियन. When auditor concludes that financial statement as a whole are free from material misstatement and he has no reservation for any material item of the financial statement, then he shall express. मैंने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए और मुझे कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिली और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी मैटेरियल आइटम पर मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है. रिजर्वेशन का मतलब होना बेटा रोकथाम का होना, कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सही हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेशन सही हैं, इन पर मेरी ओर से कोई रिजर्वेशन नहीं है. यानी मैं इन सारी बातों को लेकर आपसे जस्टिफाई होता हूं, जैसा आप कर रहे हो सही कर रहे हो. रिजर्वेशन का मतलब होता है रोकथाम का होना, तो मेरी ओर से कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिल रही, तो इसको मैं क्या बोलूं? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है. और जब सब कुछ ठीक होता है तो आपने आंसर निकाल लिया होगा बच्चे कि आप कौन सी ओपिनियन एक्सप्रेस करके आएंगे. इट इज क्वालिफाइड ओपिनियन, इट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. सर आंसर इज बी, इट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन. When auditor concludes that financial statement are not free from material misstatement, यानी कि material misstatement exist करती हैं, material misstatement exist in the financial statement and the effect is not pervasive. अगर इफेक्ट परवेसिव होता तो एडवर्स होता. मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट इफेक्ट परवेसिव नहीं है, कौन सी ओपिनियन? क्या अनमॉडिफाइड जाएगा? नहीं, उस मैटेरियल मिस स्टेटमेंट तो है. क्या एडवर्स जाएगा? एडवर्स भी नहीं जाएगा. क्यों? बिकॉज मैटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है. तो जब मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट परवेसिव नहीं होती तो कौन सी ओपिनियन की बात करेंगे? सर इट इज क्वालिफाइड ओपिनियन. आंसर इज सी. नंबर 7, if auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence with respect to any material item of the financial statement and possible effect if material but not pervasive, कि पॉसिबल इफेक्ट मैटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है. अगर मैटेरियल प्लस परवेसिव दोनों होता, आपके पास किसी मैटेरियल आइटम या आइटम्स को लेकर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है और पॉसिबल इफेक्ट मैटेरियल प्लस परवेसिव दोनों जा रहा होता, तो उस केस में होती बच्चे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. लेकिन ये मैटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है, देन कौन सी ओपिनियन बच्चे आप एक्सप्रेस करके आएंगे? ऑप्शन ए अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ऑप्शन बी एडवर्स ओपिनियन, ऑप्शन सी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड ऑप्शन डी क्वालिफाइड ओपिनियन. जल्दी से प्लीज अपना आंसर निकालिए. सर इट इज क्वालिफाइड ओपिनियन. नंबर 8, if auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence with respect to any material item of financial statement and possible effect if pervasive, तो मैटेरियल आइटम पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, पॉसिबल इफेक्ट जो जा रहा है वो भी परवेसिव नेचर का है, तो कौन सी ओपिनियन को बच्चे आप एक्सप्रेस करके आएंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बी एडवर्स ओपिनियन,
सी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड डी क्वालिफाइड ओपिनियन। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे कि आपने सबने अपना आंसर निकाल लिया होगा। इट इज सी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। Which of the following SA deals with auditor's responsibilities for forming an opinion and reporting on the financial statement? तो हमें पता है कि 700 सीरीज रिपोर्टिंग में डील करती है, बट कौन से एसए में आपको सिखाया गया है कि कब आप कौन सी ओपिनियन देके आएंगे, अनमॉडिफाइड कब जाएगी, मॉडिफाइड कब जाएगी, कैसे आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आएंगे, इन सारी बातों को कौन से एसए में एड्रेस किया गया है? एसए 700, 701, 705 एंड 706 चार ऑप्शन है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आपने सबने अपना सही ऑप्शन निकाल लिया होगा। इट इज ए एसए 700। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट? तो अगर बच्चे आपने एसए 700 को ध्यान से पढ़ा है तो इमीडिएटली आप अपना आंसर निकाल देंगे कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या होता है। ऑप्शन ए कि टाइटल होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑप्शन बी टाइटल इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑप्शन सी ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शन डी रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सोचिए क्या आपकी ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल होता है? सर आंसर इज बी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नंबर 11, एज पर एसए 700 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेसी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट? इसको जरा ध्यान से आप सुनना। ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल फिक्स होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट अगर मैं एड्रेसी की बात करूं कि आप अपनी रिपोर्ट किसको एड्रेस करके आओगे, एड्रेसी कभी भी फिक्स नहीं होते। इतना तय है कि हां मैं अपनी रिपोर्ट किसी ना किसी एड्रेसी को एड्रेस करके आऊंगा, लेकिन हर एक ऑडिट रिपोर्ट के एड्रेसी आपको सेम दिखाई नहीं देंगे। एसएस 700 एड्रेसी फिक्स नहीं करता, वो क्लियर कहता है कि एड्रेसी डिपेंड करेगा सर्कमस्टांस ऑफ द ईच एंगेजमेंट। और जनरली अगर मैं ऑडिट एज पर लॉ परफॉर्म कर रहा हूं तो एंटिटी पे जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे बताते हैं कि ऑडिटर आप अपनी रिपोर्ट किसको एड्रेस करके आओगे। जैसे कंपनी एक्ट का एग्जांपल दूं मैं आपको, तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 क्लियर कहता है ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी वाले केस में मैं रिपोर्ट एड्रेस करता हूं मेंबर्स को, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में आप रिपोर्ट एड्रेस करेंगे पार्टनर्स को, अगर आप किसी ट्रस्ट की ऑडिट कर रहे हो तो रिपोर्ट किसको आप एड्रेस करेंगे? ट्रस्टीज को, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को। तो जो आपके एड्रेसी होंगे वो सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेंगे हर एक एंगेजमेंट की। इससे बड़ा हिंट और मैं क्या दूंगा एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए? तो एज पर एसए 700 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेसी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट? ए TCWG, those share with governance of the entity, members of the entity. C, it depends upon circumstances of the engagement, and the last one is central government. So option is C. इसमें ना कई बार बच्चे बोलते हैं कि मेंबर्स ऑफ द एंटिटी, बिकॉज गलती आपकी भी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स जो आप देखते हो वो कंपनी की देखते हो, और कंपनी वाले केस में रिपोर्ट एड्रेस होती है मेंबर्स को। तो बच्चा इसको एक बेंचमार्क सेट कर लेता है कि अच्छा रिपोर्ट हमेशा मेंबर को एड्रेस करती है। नालायक को कंपनी वाले केस में मेंबर को होती है, बट नॉन कंपनी केस है, पार्टनरशिप फर्म में तो मेंबर ही नहीं होते, तो वहां पर हम लिखेंगे टू दी मेंबर्स ऑफ फर्म। नहीं, डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर आप एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन कंक्लूड करते हो, देन विच हेडिंग विल ऑडिटर यूज फॉर ओपिनियन सेक्शन? तो पहले टाइटल आता है, उसके बाद एड्रेसी है, उसके बाद आपका एक ओपिनियन सेक्शन आता है। तो हर एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर एक हेडिंग यूज कर दी जाती है। तो अगर मैं क्लीन रिपोर्ट देके आ रहा हूं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देके आ रहा हूं, तो मेरे ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग क्या होगी? ए ओपिनियन, बी अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सी अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एंड डी रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपके ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग क्या होती है? बच्चे अगर आपने एसए 700 ध्यान से पढ़ा है तो आंसर आपने अभी तक निकाल लिया होगा। आपकी ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग होती है ओपिनियन। मतलब आप ओपिनियन से पहले अनमॉडिफाइड भी नहीं लिखते, इट इज सिंपली ओपिनियन। और ये हेडिंग देने के बाद फिर आप कुछ इंट्रोडक्शन देते हो और अल्टीमेटली अपनी अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एक्सप्रेस करके आ जाते हो। नंबर 13, टू फॉर्म एन ओपिनियन
द ऑडिटर कंक्लूजन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, आप किन किन बातों के बेस पर कंक्लूजन लेते हो अपनी एक ओपिनियन तक पहुंचने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर्स कंक्लूजन्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ए, ऑडिटर्स कंक्लूजन इन अकॉर्डेंस विद SA 330 में किस लिए? बिकॉज आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं, उसके लिए आप 330 में डिजाइन करते हो, परफॉर्म करते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। कौन से होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड दी सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। The auditor's conclusion in accordance with SA 450 evaluating the effect of misstatement identified in audit. Number C, whether the financial statement are prepared in accordance with the applicable FRF, कि क्या आपके स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF बने हैं या नहीं बने। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या केवल 330 के बेस पर कंक्लूजन कर लूं? क्या केवल 450 450 के बेस पर कंक्लूड करूं? क्या केवल ये देख लूं कि क्या आपके स्टेटमेंट एज पर FRF बने हैं नहीं बने? या इन सारी बातों को ही मुझे कंसीडर करना होता है, सारे कंक्लूजन्स आपको देखने होते हैं, इसके बेस पर आपकी ओपिनियन आती है। आपकी ओपिनियन बेटा बहुत सारे कंक्लूजन्स के बेसिस पर आती है। यानी बेसिकली पहले हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स, और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर अल्टीमेटली एक ओपिनियन आप फॉर्मुलेट करते हो और फिर उसको आप एड्रेस करके आते हो। सो आंसर इज डी, इट इज ऑल ऑफ द अबव। सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 14, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑडिटर शैल मेंशन इन हिज रिपोर्ट that he has conducted audit engagement in accordance with SA issued by ICAI and he has complied with the code of ethics and the relevant ethical requirement। कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है जहां पर आप बताते हो कि आपकी ओपिनियन का बेस क्या है। बहुत बड़ा हिंट बच्चे मैंने आपको दे दिया। आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है जहां पर आप बताते हो कि आपने किस बेस पर ओपिनियन दी है, यानी कि आपने काम एज पर SA किया है, ठीक है, कि ऑडिट करते हुए हमने कोड ऑफ एथिक्स जो होता है इंक्लूडिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, इन सारी बातों को हमने फॉलो किया है। तो ये सारी बात आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के किस सेक्शन के अंदर बोल के आते हो? योर ऑप्शंस आर ए, ओपिनियन सेक्शन, बी, SA एंड कोड ऑफ एथिक्स, सी, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। पहले तो नालायकों इसमें ये देखो इनमें से कौन कौन से आपके ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शंस होते हैं। तो अगर मैं कहूं बी, CA, सॉरी नॉट CA, SA एंड कोड ऑफ एथिक्स, ये कोई सेक्शन नहीं होता। एंड सी, कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड, ये कोई सेक्शन नहीं होता। सेक्शन या तो ओपिनियन है या बेसिस फॉर ओपिनियन है। तो ये वाली बात कि आपने अपनी ऑडिट को एज पर SA परफॉर्म किया है, ऑडिट करते हुए कोड ऑफ एथिक्स, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, इनकी हमने कंप्लायंस करी है, ये सारी बातें ऑडिट रिपोर्ट के किस सेक्शन में आप बोल के आते हो? सर ऑप्शन इज डी, इट इज बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। इट इज बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से आप सुन लेना, मैं बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन का कंटेंट बोल रहा हूं। अगर ये ध्यान से आप सुन लोगे इसका आंसर आप निकाल लोगे। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के अंदर बेसिकली मैं 4 बातें बोल के आता हूं। पहला, मैंने ऑडिट को किया है एज पर SA, ठीक है। दूसरा, SA में मेरी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये वाली बात मैंने ऑडिट रिपोर्ट के एक सेपरेट सेक्शन में अंडर द हेडिंग ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां बोला हुआ है। नंबर सी, आप बताते हो कि ऑडिट करते हुए हमने कोड ऑफ एथिक्स, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस ये फॉलो किया है। और लास्ट में आप ये बोलते हो कि दैट ऑडिटर बिलीव्स that audit evidences he has obtained are sufficient and appropriate to provide a basis for his audit opinion। ये 4 बातें मैं basis for opinion सेक्शन में लिखकर आता हूं। इसको अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका आप आंसर निकाल देंगे। Which of the following is not content of basis for opinion section? A, name of entity, entity का नाम। B, statement that audit was conducted in accordance with SA, ये वाली बात मैं बोल के आता हूं। Statement that auditor believes that audit evidences auditor has obtained is sufficient appropriate to provide a basis for auditor's opinion, ये भी बोल के आता हूं। Reference to section of auditor's report that describe the auditor's responsibilities under the SA, ये वाली बात भी आप बोल के आते हो। तो इनमें से कौन सा आपकी ऑडिट रिपोर्ट, इनमें से कौन सा आपका बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन का कंटेंट नहीं है? ऑप्शन इज ए,
नेम ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नाम आप बताते हो ओपिनियन सेक्शन के अंदर। ओपिनियन सेक्शन में बेसिकली पहले आप कुछ इंट्रोडक्शन दे के आते हो और इंट्रोडक्शन देने के बाद आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हो। तो जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूं वहां पर मैं एंटिटी का नाम बताता हूं। क्लियर? हां सर क्लियर है। नंबर 16, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग द ऑडिटर शैल रिपोर्ट those matters in his report which are required to be reported by him as his duties as per the law and regulation basis upon which audit has been conducted। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दो तरह की रिपोर्टिंग आती है। एक रिपोर्टिंग वो है जो एज पर एसए होती है, उसमें आप ओपिनियन रिपोर्ट कर रहे होते हो, कुछ और मैटर्स की भी आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हो। बट अगर जिस एंटिटी के यहां पर मैं ऑडिट कर रहा हूं उस एंटिटी पे जो लॉ एप्लीकेबल है, उस लॉ में मुझसे कहा गया कि आपको इन मैटर्स पे रिपोर्टिंग करनी होगी, तो मैं वो वाले मैटर्स भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके आऊंगा। बेस्ट एग्जांपल कंपनी एक्ट अगर मैं आपको दूं, 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बहुत सारे मैटर्स दिए हुए हैं जो आपको रिपोर्ट करने होते हैं। रीड विद रूल नंबर 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। इसके अलावा 143 सबसेक्शन 11 के रेफरेंस से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। वहां पर भी बहुत सारे मैटर्स मुझे रिपोर्टिंग में लेके आने होते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो जो ये मैटर्स आपको रिपोर्ट करने होते हैं उसके लिए एसएस 700 कहता है एक सेपरेट हेडिंग आप अपनी रिपोर्ट में यूज करेंगे, और उस मेन हेडिंग के अंदर फिर आप वो सारे मैटर्स रिपोर्ट करिए जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ आपको रिपोर्ट करने होते हैं। तो उस हेडिंग का नाम क्या है वो आपको बताना है। हेडिंग का नाम है ऑप्शन आर ए ओपिनियन, बी बेसिस फॉर ओपिनियन, सी रिपोर्टिंग ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड डी रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर ये टॉपिक आपने पहले भी ना पढ़ा हो और पहली बार इस वीडियो में आप देख रहे हो, फिर भी आप अपना आंसर निकाल लेंगे। मैटर को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट कहां से आ रही है? लॉ से आ रही है। तो मैच करिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन इज डी, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, डी। नंबर 17, द डेट इन ऑडिटर्स रिपोर्ट रिप्रेजेंट्स द डेट। जो आप ऑडिट रिपोर्ट में डेट मेंशन करते हो तो वो डेट कौन सी होती है? क्या वो बैलेंस शीट डेट होती है यानी 31 मार्च? डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, जिस डेट पर मैनेजमेंट ने दोषचार विद गवर्नेंस ने एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया था, ये वो डेट होती है। डेट व्हेन ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड बाय ऑडिटर, जिस डेट पर ऑडिटर रिपोर्ट साइन करता है वो डेट होती है। या डेट व्हेन ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, कि जिस डेट पर ये ऑडिट रिपोर्ट मैं आपको सबमिट करता हूं। तो ये तो अब बच्चे आपने आंसर निकाल दिया होगा, ये कोई एमसीक्यू वाली बात थोड़ी थी सर। डेट व्हेन ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड बाय ऑडिटर, बट ध्यान रहे दिस डेट कैन नेवर बी अर्लियर देन द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट और दोषचार विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है और 22-23 के अकाउंट को मैनेजमेंट ने 10 अप्रैल 2023 को अप्रूव किए, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे जो डेट होगी वो 10 अप्रैल से पहले की पॉसिबल नहीं होगी। वो 10 अप्रैल की हो सकती है, 10 अप्रैल के बाद हो सकती है, बट 10 अप्रैल से पहले की डेट पॉसिबल नहीं होती। द प्लेस इन ऑडिटर्स रिपोर्ट रिप्रेजेंट, कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जो प्लेस आता है उस प्लेस में आप क्या डालते हो, क्या किस जगह का नाम डालते हो? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये जो एंटिटी है जिसकी आपने ऑडिट करी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका हेड ऑफिस है, या जिस शहर में सीए का ऑफिस है, या जिस शहर में रिपोर्ट साइन की गई है। जिस शहर में रिपोर्ट साइन की है, तो यहां पर क्या आता है, जिस शहर में ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करता है उस शहर का नाम आप यहां पर मेंशन करते हो। ऑप्शन निकाल लीजिए। एड्रेस ऑफ ऑडिटर नो, नेम ऑफ एंटिटी वेयर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन साइंड, नेम ऑफ सिटी वेयर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन साइंड, नेम ऑफ सिटी वेयर ऑफिस ऑफ एंटिटी इज सिचुएटेड, एंड नन ऑफ दीज। तो 18 का आंसर क्या होगा सर? इट इज बी, नेम ऑफ सिटी वेयर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन साइंड। 19, if partnership firm is appointed as auditor the audit report shall be signed by। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, साइन कौन करेगा? अगर इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हो तो वो साइन केवल इंडिविजुअल ही कर सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया है तो साइन कौन करेगा? कोई भी सीए पार्टनर फर्म के बिहाफ पर रिपोर्ट को साइन करता है, कोई भी सीए पार्टनर, और जो साइन करेगा वो अपना मेंबरशिप डालेगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, साइनिंग फर्म के बिहाफ पर होगी,
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सीए पार्टनर साइन करेगा, अपने मेंबरशिप नंबर के साथ करेगा, और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है FRN वो मेंशन करना होता है, और आज के टाइम पर यूडिन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको मेंशन करना होता है। तो कोई भी पार्टनर कर दे, एनी प्रैक्टिसिंग सीए पार्टनर ऑफ फर्म, एनी ऑल दी पार्टनर ऑफ फर्म, यानी कि कोई भी पार्टनर साइन करे या सारे करें, या कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए करे, या एनी पार्टनर और एनी सीए एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, की फर्म में कोई सीए एम्प्लॉय भी साइन कर सकता है? नहीं, केवल और केवल सीए पार्टनर ही साइन करेगा। सर सीए पार्टनर है बट प्रैक्टिस में नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी पार्टनरशिप केवल और केवल एक प्रैक्टिसिंग सीए के साथ ही पॉसिबल है। नॉन सीए के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, वो प्रोफेशनल एथिक्स पैनल का पार्ट है, लेकिन कोई अगर सीए जिसके पास सीओपी नहीं है उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो यहां पर भले ही बोला हुआ प्रैक्टिसिंग, अगर प्रैक्टिसिंग इंप्लाइड है कि पार्टनर है तो सीए पार्टनर ही होगा जो प्रैक्टिस करता है। तो एनी सीए पार्टनर ऑफ द फर्म। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड अलोंग विद द साइनिंग इन ऑडिट रिपोर्ट। जब हम रिपोर्ट साइन करते हैं, फिर सुन लो एक बार, इंडिविजुअल है वो अपने नाम में साइन करेगा, मेंबरशिप नंबर डालेगा, प्लेस, डेट और यूडिन डालेगा। फर्म के बिहाफ पे साइनिंग हो रही है तो फर्म का नाम फर्म के बिहाफ पे साइन होगा, पार्टनर का नाम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आती है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, जो पार्टनर साइन कर रहा है सीए पार्टनर उसका मेंबरशिप, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर, और यूडिन के साथ साइन किया जाता है प्रॉपर, और डेट एंड प्लेस आता है। तो बताइए इसमें से क्या चीज आपकी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आती? मेंबरशिप नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर बिल्कुल आता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर फर्म के बिहाफ पे साइनिंग है तो बिल्कुल आएगा, डेट एंड प्लेस पक्का आता है, बट किस समय आपने रिपोर्ट साइन करी है, टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट, ये आपका ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आता। चलिए, द ऑप्शन द ओपिनियन, नॉट ऑप्शन, द ओपिनियन सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल, ओपिनियन सेक्शन में क्या आता है? ओपिनियन सेक्शन में सबसे पहले आप कुछ इंट्रोडक्शन दे के आते हो। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी का नाम, फिर स्टेटमेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके टाइटल को आप आइडेंटिफाई करते हो, उसमें कौन सा डेट एंड पीरियड कवर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। हम रेफर करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और अल्टीमेटली मैं वहां पर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करके आता हूं। तो इस तरह से आपका ओपिनियन सेक्शन का कंटेंट मूव करता है। The opinion section of audit report shall identify the entity whose financial statement have been audited. Yes. State the financial statement have been audited. बिल्कुल शुरुआती यही होती है, we have audited the accompanying financial statement of A Limited. तो स्टेटमेंट बिल्कुल देते हो कि हमने स्टेटमेंट पर ऑडिट कर दी है। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट का मतलब ईच कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके टाइटल, दैट इज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर द टाइटल, ऑल ऑफ अबव। सो आंसर इज डी, 21 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following SA deals with auditors additional responsibilities with respect to modified opinion? सुनिए ध्यान से, आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो जाएगी उसका पूरा एक लेआउट, पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है SA 700 के अंदर। लेकिन अगर आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हो, रिपोर्ट मॉडिफाई कब होती है वो वाली बातें भी SA 700 में है, कि कब आपकी रिपोर्ट एडवर्स है, कब ये क्वालिफाइड है, कब ये डिस्क्लेमर है, 700 ने बता दिया। लेकिन इनको आप एक्सप्रेस कैसे करके आएंगे, इनको आप एक्सप्रेस कैसे करके आएंगे, वो वाली बातें 700 में डील नहीं हो रही। 700 ने कहा है कि देखो अगर आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए जा रहे हो तब ऑडिट रिपोर्ट में जो जो चेंजेस होंगे वो 705 में कवर होते हैं, यानी क्लीन रिपोर्ट के लिए मैं कह सकता हूं केवल 700 लगेगा। बट रिपोर्ट अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट एस 700 की होंगी, और एडिशनल कंसीडरेशन कि क्या क्या चेंजेस और कवर करने पड़ेंगे वो रिक्वायरमेंट एस 705 से आती है। तो बहुत बड़ा हिंट ऑलमोस्ट आपको दे दिया, आंसर निकालिए। Which of the following SA deals with auditors additional responsibilities with respect to modified opinion? A. SA 700, B. SA 701, C. SA 705 and D. SA 706. So option 22 का क्या होगा sir? It is C, SA 705. Clear? When auditor modifies the opinion, when auditor modifies the opinion, ये दोबारा आ गया, modifies the opinion, the auditor shall give reason of modified opinion
इन अ सेक्शन अंडर द हेडिंग। तो रिपोर्ट जब हम मॉडिफाई करते हैं तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का रीजन बच्चे आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है। जब आप रिपोर्ट मॉडिफाई करते हो, रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का रीजन भी आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है। तो जिस सेक्शन में आप ये रीजन देते हो उस सेक्शन की हेडिंग क्या होती है? बेसिस फॉर ओपिनियन, या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज एप्रोप्रिएट, रीजन फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, या नन ऑफ दीज। तो 705 बच्चे अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो आपने अभी तक अपना आंसर निकाल दिया होगा। आंसर इज बी, 23 का आंसर बी होगा। रिपोर्ट को जब मैं मॉडिफाई करता हूं, मॉडिफाई करने का रीजन जिस सेक्शन में आता है उसकी हेडिंग, तो अगर रिपोर्ट क्लीन है तो हेडिंग चलती है बेसिस फॉर ओपिनियन। बट अगर ये रिपोर्ट मॉडिफाई है तो ओपिनियन से पहले जो भी आपका टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है वो वहां पर आता है। जस्ट लाइक बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, या बेसिस फॉर disclaimer of opinion। 24, which of the following SA deals with auditor's responsibility to communicate key audit matter in audit report? ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपको की ऑडिट मैटर लेके आने हैं तो कौन सा एसए आपको सिखाता है कि की ऑडिट मैटर को कैसे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट करके आते हो? आंसर बच्चों निकाल लिया होगा वैसे आप लोगों ने। SA 701, 705, 706 and 700। ऑप्शन इज ए, SA 701। 25th, are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statement of current period। ये किसका मीनिंग है? ये सिग्निफिकेंट मैटर्स का मीनिंग है, ये की ऑडिट मैटर्स का मीनिंग है, ये नोट वर्दी ऑडिट मैटर्स का मीनिंग है, या ये रिमार्केबल ऑडिट मैटर्स का मीनिंग है? SA 701 में की ऑडिट मैटर्स का मतलब बताया और कहा एज पर SA 701 key audit matter are those matters, key audit matter are those matter which as per the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of current period financial statement। और इनको डिटरमाइन करने का सोर्स कि कहां से आप की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन करते हो वो बात भी 701 में बताई है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आपको पता होंगी। पूरी ऑडिट में जो मैटर्स आपने दोष, चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए थे, TCWG को जो मैटर्स आपने कम्युनिकेट किए थे वहीं से डिटरमाइन किए जाते हैं की ऑडिट मैटर्स, वहीं से डिटरमाइन किए जाते हैं की ऑडिट मैटर। तो 25 को तो आंसर आपने निकाल रखा होगा की ऑडिट मैटर्स। नंबर 26 देखिए, की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स। इसका आंसर अब आप निकाल लीजिए, कहां से आप की ऑडिट मैटर का सिलेक्शन करेंगे? की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड टू मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी, कम्युनिकेटेड टू TCWG ऑफ एंटिटी, एंड कम्युनिकेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन इज सी, कम्युनिकेटेड टू TCWG ऑफ द एंटिटी। In making determination of key audit matters, the auditor shall consider the following। सुनिए बात ध्यान से, पूरी ऑडिट में जो मैटर्स मैंने दोष, चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए थे वहां से मैं डिटरमाइन करता हूं की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर्स का मतलब आपको बता दिया, दीज आर दोज मैटर विच एज पर द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर बनेगा, कौन सा नहीं, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। But while exercising his judgment for determining key audit matters, the auditor shall take into account the following considerations। और 3 कंसिडरेशन SA 701 में दी है। पहला, जो मैटर है क्या वो कोई रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को लेकर है, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट रिस्क जो आइडेंटिफाई किया था आपने SA 315 में, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा आइटम है जिस पर मैनेजमेंट के भी जजमेंट आते हैं और ऑडिटर के भी जजमेंट आते हैं, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेशन जहां पर हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आती है, वो मैटर बनाइए आपकी ऑडिट मैटर। और तीसरा कि करंट ईयर में कोई भी ऐसी इवेंट है या ट्रांजैक्शन है जिसका आपकी ऑडिट पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है, तो वो इवेंट और ट्रांजैक्शन भी वो आपके लिए बन जाती है की ऑडिट मैटर। तो 3 कंसीडरेशन 701 में दी है। अगर आपने तीनों कंसीडरेशन मेरी यहां पर ध्यान से सुनी है, आंसर निकाल लिया होगा। In making determination of key audit matter,
The auditor shall consider the following: A, areas of higher assessed risk of material misstatement or significant risk identified in accordance with SA 315. इस पे मैं राइट क्यों मार रहा हूं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं केवल. सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट including accounting estimates that have been identified as having high estimation uncertainty. C, the effect on audit, the significant event or transaction that occurred during the period, and all of the above. ये तीनों ही कंसिडरेशन SA 701 में बताई गई हैं. सो ऑप्शन इज डी. The auditor shall describe each key audit matter using an appropriate subheading in a separate section of auditor's report under the heading. जब आप की ऑडिट मैटर्स अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके आ रहे हो तो आपको हर एक की ऑडिट मैटर एक एप्रोप्रिएट सब हेडिंग में लेके आना होता है. सब हेडिंग कभी फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड कर रहा है कौन सा मैटर आपने की ऑडिट मैटर बनाया है. लेकिन जो मेन हेडिंग है, जिसके सब हेडिंग में आप की ऑडिट मैटर्स डिस्क्राइब करते हो, वो मेन हेडिंग कौन सी होती है? ए, ऑडिट मैटर्स. बी, की ऑडिट मैटर्स. सी, एनी एप्रोप्रिएट हेडिंग एज पर द ऑडिटर्स जजमेंट. एंड डी, नन ऑफ दीज. तो कौन सी हेडिंग के अंदर आपके की ऑडिट मैटर्स आते हैं? की ऑडिट मैटर्स सब हेडिंग में आते हैं, बट वो सब हेडिंग कौन सी मेन हेडिंग के अंदर में आती है? दैट इज की ऑडिट मैटर. ऑप्शन इज बी, की ऑडिट मैटर्स. नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यानी इसमें से एक गलत है, बाकी सारे सही हैं. तो आपको वो गलत मछली पकड़नी है कि वो गलत कौन है इस जगह पर. Communicating key audit matter in audit report is not a separate opinion on individual matter. जब मैं किसी मैटर के ऊपर किसी मैटर को एज की ऑडिट मैटर जब आप अपनी ओपिनियन में लेके आते हो, अपनी रिपोर्ट में लेके आते हो, नॉट ओपिनियन, जब कोई मैटर आप एज की ऑडिट मैटर आप अपनी रिपोर्ट में लेके आते हो तो उस मैटर पे मैं कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं देता. बात तो ठीक है. SA 701 also applies when auditor is required by law or regulation to communicate key audit matter in audit report. बिल्कुल भी की ऑडिट मैटर कब रिपोर्ट में लेके आने होते हैं? अगर आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी तो रिपोर्ट में आता है. या चलिए लिस्टेड कंपनी की ऑडिट नहीं कर रहा, बट लॉ में लिखा हुआ है कि ऑडिटर अगर ऐसे मैटर आपको मिलेंगे, इनको आप एस की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में लेके आइए, तो आप लेके आइए. या जहां पर आपका दिल करता है कि नहीं यार, इस जगह पर मेरे एफर्ट्स को ज्यादा ही लगे हैं, इस मैटर को मुझे की ऑडिट मैटर बनाना चाहिए, तो आता है. तो बी ऑप्शन भी सही है. SA 701 also applies when auditor is required by law or regulation to communicate key audit matter in audit report. बात तो सही है. C, the purpose of communicating key audit matter to enhance the communicative value of auditor's report by providing greater transparency about the audit that has been performed. बात ये भी सही है कि की ऑडिट मैटर को लगाने के जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस क्या है की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करने के, तो कहीं ना कहीं आपके ऑडिट रिपोर्ट की जो कम्युनिकेटिव वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आती है. तो ये भी सही है. सारे सही हो चुके हैं अभी तक 3, तो डी पढ़े क्या वही गलत निकलेगा. की ऑडिट मैटर इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन. ऑप्शन इज डी. भाई की ऑडिट मैटर किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करता. अगर आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हो तो 705 के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी. बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आपको लेके आना होगा. ये नहीं कि अगर आप बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन की बजाय की ऑडिट मैटर में आप बता रहे हो, ऐसा अलाउ नहीं होगा. की ऑडिट मैटर को लेके आने पर और दूसरे SA की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती हैं उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता. वो रिक्वायरमेंट अपनी जगह पर, की ऑडिट मैटर की रिक्वायरमेंट अपनी जगह पर. नंबर 30, the auditor shall describe each key audit matter in audit report unless. मतलब देखिए, मैं किसी कंपनी में ऑडिट कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यह मैटर तो पक्का बनाऊंगा मैं की ऑडिट मैटर, लेकिन किसी मैटर को की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करने के बावजूद भी मैं उस मैटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. क्यों? 2 कारण में से कोई भी हो सकता है. या तो लॉ और रेगुलेशन मना करता है, प्रिक्लूड करता है, प्रोहिबिट करता है इस मैटर के पब्लिक डिस्क्लोजर के बारे में, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये मैटर एज की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में डाला तो मेरी बात को अदरवाइज लिया जा सकता है और मेरे इस मैटर को की ऑडिट रिपोर्ट करने पर
कहीं ना कहीं एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इस बात को एस की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में लेके नहीं आता। The auditor shall describe each key audit matter in audit report unless law or regulation precludes, मना करना, public disclosure about the matter, बात तो सही है। In extremely rare circumstances, the auditor determines that the matter should not be communicated in auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected outweigh the public interest benefit of such communication, बात ये भी सही है। सी, ए और बी, कुछ भी केस हो तो ए और बी सही ऑप्शन होगा। ए पॉइंट की वजह से भी कोई मैटर रुक सकता है और बी पॉइंट की वजह से भी कोई मैटर बच्चे यहां पर रुक सकता है। डी, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। 31, the auditor's report shall not include key audit matter section in accordance with SA 701 in case of, तो अगर एडवर्स ओपिनियन है या क्वालिफाइड है या डिस्क्लेमर है, बताइए कौन से केस में आपका की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में नहीं आता। एक अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। आंसर इज, बोल दूं या सोचोगे? नहीं सर, थोड़ा सोच ले दो, चलो टाइम दिया थोड़ा सोचने का। The auditor's report shall not include a key audit matter section in audit report with in accordance with SA 701 in case of disclaimer of opinion। डिस्क्लेमर के साथ कभी भी की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं किए जाते अनलेस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ और रेगुलेशन। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो करना पड़ेगा, बट अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, एज पर लॉ कोई की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं डिस्क्लेमर दे के आ रहा हूं, तो डिस्क्लेमर के साथ कभी भी की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ऑडिट रिपोर्ट इज करेक्ट? तो टाइटल और टाइटल के बाद ओपिनियन कभी नहीं आता, टाइटल के बाद हमेशा आएगा एड्रेसी, तो ए पिक्चर से बाहर हुआ। टाइटल, एड्रेसी, फिर इसके बाद आया बेसिस फॉर ओपिनियन, नहीं, एड्रेसी के बाद हमेशा आपका ओपिनियन सेक्शन आएगा। तो टाइटल, एड्रेसी और उसके बाद ओपिनियन सेक्शन, जहां पर ये फ्लो दिखाई दे जाएगा वो आंसर आपका सही होगा। देख लीजिए, टाइटल, एड्रेसी और ओपिनियन सेक्शन, इसके बाद का देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन जहां पर फ्लो में दिखाई देगा वो ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इज डी। Which of the following SA deals with auditor's responsibility to communicate emphasis of matter and other matter paragraph in independent audit report? ये एक और एडिशनल कम्युनिकेशन आपकी रिपोर्ट में आया जहां पर आप EOM या OM पैराग्राफ, emphasis of matter या अदर मैटर पैराग्राफ आप अपनी रिपोर्ट में लेके आते हो। कौन सा SA इनमें डील करता है? ऑप्शन इज, बता दूं या सोचोगे आप? नहीं सर, सोच लिया, आंसर इज डी, 706। अब देखो ध्यान से, मैं दो चीजें बोल रहा हूं, 34 एंड 35 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ईओएम कब आता है और ओएम कब आता है? ईओएम, कोई एक ऐसा मैटर जिसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बट एज पर द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट that matter is relevant for the user's understanding on the financial statement, then auditor shall also communicate such matter in his report by introducing EOM paragraph। कोई एक ऐसा मैटर जो कि प्रॉपर तरह से प्रेजेंट डिस्क्लोज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बट मुझे लगता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लियर करने के लिए ये वाली बात मुझे भी अपनी रिपोर्ट में लेके आनी चाहिए, तो आप EOM लगा दो। और कोई एक ऐसा मैटर, any matter other than those which are appropriately presented or disclosed in the financial statement, but as per the auditor matter is relevant for the user's understanding on audit, auditor's responsibilities या auditor's report, then auditor shall disclose this matter in his report by introducing OM paragraph। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर पर यूजर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो EOM लगाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर पर यूजर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो EOM लगाइए, और ऑडिट, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन पर कोई बात क्लियर करनी होती है तो आपको OM पैराग्राफ लगाना होता है। सुन लिया ध्यान से, तो आंसर दीजिए। 34, is a paragraph included in auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed
in the financial statement that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding on the financial statement. The answer is EOM. EOM because फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यूजर की अंडरस्टैंडिंग, तो ये कीवर्ड आप देख लो, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ईओएम की बात करूंगा, और यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑडिट, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑडिट रिपोर्ट को लेकर क्लियर करनी होती है तो मैं ओएम की बात करूंगा। 35 देखिए, इज अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज presented or disclosed in the financial statement that in the auditor's judgment is of such importance that is fundamental to users understanding on or user understanding of audit, auditor's responsibilities या audit report। देखो ऊपर था यूजर्स अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहां पर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या आएगा इस केस में आंसर? ऑप्शन इज बी, इट इज अदर मैटर पैराग्राफ। Number 36, to disclose the fact that financial statement of the prior period have been audited by a predecessor auditor, the auditor shall introduce which of the following paragraph in his report। बेसिकली क्या है कि जब मैं इसको आप 710 के साथ भी लिंक कर सकते हो कि जब मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं और वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स भी करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दी होती है, तो मुझे पता है कि मैं ऑडिट 22-23 की कर रहा हूं, बट 22-23 के साथ 21-22 भी करंट लास्ट ईयर की जो फिगर्स होती हैं वो कंपैरिजन के पर्पस के लिए करंट ईयर के स्टेटमेंट में शामिल की जाती हैं, एंड दीज आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली। अब मुझे पता है कि मेरी ओपिनियन केवल 22-23 को लेकर है, मैं 21-22 पर ओपिनियन नहीं दे रहा, बट यूजर को पता नहीं लगे या ये वाली बात ना लगे बिकॉज मेरी ऑडिट रिपोर्ट केवल 22-23 को लेकर है, तो मैं ये वाली बात क्लियर करने के लिए कि भाई मेरी ऑडिट रिपोर्ट केवल 22-23 पर है, 21-22 पर ऑडिट लास्ट ईयर किसी और ने की थी, तो जिसने की थी मैं ये बोलता हूं उसने कौन सी ओपिनियन दी थी, किस डेट पर ओपिनियन दी थी, सारी बातें आप एक सेक्शन के अंदर बोल के आते हो, वो सेक्शन कौन सा होगा? ऑप्शंस आर एम्फेसिस ऑफ मैटर, बी अदर मैटर, सी की ऑडिट मैटर एंड डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन इज बी, इट इज अदर मैटर पैराग्राफ। अगर आपने 710 को भी बच्चों का ध्यान से पढ़ा होगा ना, 710 को, तब उस केस में आपने देखा होगा कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पर अगर लास्ट ईयर ऑडिट किसी और ने कर रखी होती है तो या लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं होती, दो बातें, प्रायर पीरियड में ऑडिट किसी और ने की या प्रायर पीरियड में ऑडिट नहीं हुई है, करंट ईयर में आप काम कर रहे हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आप ये वाली बात अपनी रिपोर्ट में बोल के आते हो और वहां पर आप अदर मैटर पैराग्राफ एज पर SA 706 अपनी रिपोर्ट में लेके आते हो। किसी भी क्वेश्चन में मेरा डाउट है ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में ना अपने डाउट आप मेंशन कर देना, जितना जल्दी बन पड़ेगा उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन कोई भी डाउट आपका बच्चे नहीं रहना चाहिए। 37, to disclose an early application by entity where permitted of a new accounting standard that has a pervasive effect on the financial statement in advance of its effective date, the auditor shall introduce which of the following paragraph in his report। कोई भी जब नया एएस आता है कुछ टाइम के लिए वो रिकमेंडेटरी होता है, एक साथ कोई भी एएस स्टार्टिंग से मैंडेटरी नहीं होता। सपोज कि आज एक नया एएस आ जाए तो 2 या 3 साल का टाइम मिलता है अपनी पॉलिसी को चेंज करने का, तो जैसे कोई एएस आया नया, एंटिटी ने तुरंत की तुरंत उस एएस को अडॉप्ट कर लिया, और उसको अडॉप्ट करने से क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ और उसका एक परवेसिव इफेक्ट पड़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर बताओ प्रॉपर डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो ये एक ऐसा मैटर हुआ which is appropriately presented or disclosed in the financial statement, but as per the auditor's professional judgment matter is relevant for the user's understanding on the financial statement, then auditor shall also disclose this fact in his report by introducing which of the following paragraph। आपने वर्डिंग को ध्यान से सुना होगा, आंसर निकाल दिया होगा। ऑप्शन इज ए, ईओएम पैराग्राफ यहां पर लगाया जाएगा। ईओएम पैराग्राफ की प्लेसिंग कहां पर होगी? ईओएम पैराग्राफ की प्लेसिंग कहां पर होगी? शुरू में तो देखो क्या होता है, पहला पैराग्राफ होता है, पहला सेक्शन होता है आपका ओपिनियन सेक्शन, उसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, स्टार्टिंग इन्हीं दो के साथ होगी।
इनके बीच में कोई और सेक्शन आ ही नहीं सकता। इसके बाद और सेक्शंस अब आपके आ जाते हैं। अगर गोइंग कंसर्न पे कोई मैटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो उसके बाद आपका गोइंग कंसर्न सेक्शन लग जाएगा, बट वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो 706 ये कहता है कि ईओएम की जो प्लेसिंग होगी वो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के बाद होगी। हाँ, की ऑडिट मैटर से पहले भी हो सकती है, की ऑडिट मैटर के बाद भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। तो ऑप्शन निकाल लीजिए, ईओएम पैराग्राफ शेल अपीयर इन ऑडिट रिपोर्ट इमीडिएटली फॉलोइंग ओपिनियन सेक्शन, नो। ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन के बीच में कोई सेक्शन आ ही नहीं सकता। इमीडिएटली फॉलोइंग बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, immediately following management responsibility section and immediately following auditor's responsibility section. Answer is B, immediately following basis for opinion section. हाँ, अगर कोई गोइंग कंसर्न पे डाउट होता है तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के बाद वो सेक्शन लग जाता है। की ऑडिट मैटर से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बच्चे जी ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। 39, अब जो भी क्वेश्चंस अब जो बचे हुए मिलेंगे आपको वो SA 710 पे होंगे। हमने 700 कवर कर लिया है, 701 कर लिया है, 705 कर लिया है, 706 कर लिया है। चलिए, SA रिलेट टू कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ये तो आपने निकाल लिया होगा। आंसर इज C 710। डी सॉरी 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन which are included for comparison with the current financial statement but if audited are referred to in auditor's opinion। तो ये किसका मीनिंग है? ये किसका मीनिंग है? ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग होगा, ये प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है, ये कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है, या ये ऑल ऑफ दीज। SA 710 के अंदर सबसे पहले बताया है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसका एक मीनिंग बताया। फिर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक तो होती है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर और एक होती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो मीनिंग है बच्चे, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। लेकिन 710 को जो हम पढ़ते हैं ना, वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट से नहीं पढ़ते उसको हम इंडिया में, बिकॉज ये प्रैक्टिस चलती नहीं है। इंडिया में हम बात किसकी करते हैं? केवल और केवल कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के रेफरेंस से SA 710 को हम इंप्लीमेंट करते हैं। 41 means comparative information included as integral part of the current period financial statement। तो 710 में जैसे मैंने पहले कहा तीन मीनिंग बताए गए। पहले बताया कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अब बता रहा है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मींस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन इज ए, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। 44 का आंसर क्या होगा? इट इज ए। एज पर SA 710 द ऑडिटर शैल आल्सो कंसीडर, इसका ऑप्शन जरा सूझबूझ के साथ निकालना बच्चे। एज पर SA 710 द ऑडिटर शैल आल्सो कंसीडर, अगर SA 710 आपने पढ़ा है ध्यान से तो ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ऑप्शन ए 510, ऑप्शन बी 560, SA 560, ऑप्शन सी SA 720 एंड डी बोथ A एंड B। और एक हिंट दूं, चलो, SA 510 में 710 का रेफरेंस आता है। SA 510 में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, उसमें SA 710 का एक रेफरेंस आता है। तो जब मैं 510 के अंदर 710 की क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहा हूं तो 710 करते हुए क्या 510 का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल। और अगर लास्ट ईयर मैंने ही ऑडिट की थी और करंट ईयर में भी मैं ऑडिट कर रहा हूं और लास्ट ईयर की कुछ गलतियां मुझे इस बार मिलती हैं, तो यह बन जाता है एक तरीके का सब्सीक्वेंट इवेंट, और सब्सीक्वेंट इवेंट में डील करता है SA 560। तो जब आप 710 अप्लाई कर रहे होंगे तो आप कौन कौन से दो और SA का ध्यान रखेंगे? सर 510 एंड 560 बोथ। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। In SA 710, if there is a doubt of the material misstatement in the comparative information, then auditor shall not। अच्छा, अगर आपको डाउट होता है, देखो अगर मुझे करंट ईयर में ऑडिट कर रहा हूं और करंट ईयर में ऑडिट करते हुए मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का डाउट आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर पे, तो मैं काम करूंगा देखने के लिए कि क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। कहा इनमें से ऑडिटर क्या नहीं करेगा?
अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बिल्कुल करूंगा। परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी करूंगा। ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी करूंगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से आप क्या नहीं करेंगे? तो ए भी करूंगा, बी भी करूंगा और सी भी करूंगा। क्या नहीं करेंगे? डी, ये ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, बिकॉज सब कुछ करना है। 44, if the prior period financial statement were audited by another auditor, then current year auditor shall, as per SA 710, state in other matter paragraph, predecessor auditor कोई और था, तो उस केस में इतना तय कि OM पैराग्राफ रिपोर्ट में आएगा। और OM पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे? That the last year financial statement are audited by predecessor auditor, ये वाली बात बोलेंगे। उसने कौन सी ओपिनियन दी थी ये भी बताऊंगा, और अगर मॉडिफाइड की थी उसका रीजन भी बताता हूं। डेट ऑफ दैट रिपोर्ट की, कब उसने उस रिपोर्ट को दिया था। एंड ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए आपका। यस, इफ लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अनऑडिटेड, लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं हुई थी, then as per SA 710 the auditor shall state in which of the following section of audit report that corresponding financial statement या corresponding figures are unaudited, कौन सी सेक्शन के अंदर, कौन से पैराग्राफ के अंदर ये वाली बात आप बोल के आते हो। मैंने 706 के टाइम पे भी आपसे कहा था, करंट ईयर में काम कर रहे हो, लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुई थी या लास्ट ईयर ऑडिट किसी और ने की थी, तब उस केस में आप ओएम पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में लेके आते हो। ओएम पैराग्राफ, तो ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन, ईओएम एंड द लास्ट वन इज ओएम। कौन से पैराग्राफ के अंदर बच्चे आप ये बात करके आएंगे? ऑप्शन इज डी, अदर मैटर पैराग्राफ। इन सारे ही क्वेश्चंस की आंसर की मैंने लास्ट में आपको दे रखी है। और किसी भी तरह की बेटा आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर, सिंपली मुझे आप इन नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कर सकते हो। सेशन अच्छा लगा है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वो तो उम्मीद कर रहा हूं कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करना और प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हो सके फ्रेंड सर्कल में प्लीज आप इस चैनल को रिकमेंड करिए, बिकॉज इस चैनल पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम तक आते आते पता नहीं कितना सारा यूजफुल मटेरियल बेटा जी इस चैनल पर आपको मिलने के लिए जा रहा है। चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन पे आप ऑल क्लिक कर देना, ताकि इंफॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके एक बहुत अच्छी वीडियो की वो आपके पास टाइम से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार रिवीजन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।